आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें इज मैटर अराउंड अस प्योर लिखा हुआ है। क्या हमारे आसपास जो पदार्थ दिख रहा है शुद्ध है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? जिसे यहाँ लिखा हुआ था शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। ठीक, शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थ में मिलावट न हो, लेकिन विज्ञान के अनुसार अलग होता है। वैज्ञानिक के लिए यह सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। ठीक, उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध किसका मिश्रण है? दूध में जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन गांव घर में तो बोला जाता है दूध में क्या है? शुद्ध है, दूध में पानी नहीं मिलाया गया है, ऐसा। लेकिन वैज्ञानिक के नज़र से देखिए तो दूध में क्या चीज़ का मिश्रण है? दूध जल का मिश्रण है, वसा का मिश्रण है और प्रोटीन का मिश्रण है। ठीक, अब आगे, अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि यह पदार्थ शुद्ध है, तो इसका अर्थ ये है, तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के है। उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के है। ठीक, यानी अगर इसका हर एक कण का प्रकृति नेचर सेम हो, तब वैज्ञानिक के हिसाब से वो शुद्ध है। अदरवाइज उसमें बहुत सारा प्रकृति का पदार्थ हो तो वो शुद्ध नहीं है। अब आगे देखते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। अब जितना पदार्थ हम लोग लगभग देखते हैं वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हुए हैं। जैसे समुद्र का जल देखें, उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज मिट्टी, समुद्र के जल खनिज मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। समुद्र के जल किसका मिश्रण है? जल का, नमक का और लवण का। उसमें नमक या लवण और भी बहुत सारा खनिज पदार्थ उसमें है समुद्र के जल में। ठीक, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, मिश्रण को समझना। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों के शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक, अब आगे देखें। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को NaCl, जब जल में NaCl सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा तो उसे वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। वाष्पीकरण भाप विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा जल से अलग किया जा। वाष्पीकरण विधि वो होता है कि मतलब जला कर उसमें का वाष्प उड़ा देना। ठीक, और आसवन विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है घुले हुए सोडियम क्लोराइड नमक को। चलो आगे देखते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। जितना भी पेय पदार्थ पीते हैं उसमें सब कण एक समान नहीं होता है। जैसे चाय पीते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं, नमक, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, तो सब मिश्रण न हो गया, ओरिजिनल नहीं रहा। मिट्टी का सामान बनाते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे मतलब होता है अवयव, तो मिट्टी भी मिश्रण हो गया। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। अगर शुद्ध पदार्थ है तो उसके हर एक कण में एक ही टाइप का रहेगा, हर एक कण में एक ही टाइप का गुण होगा, हर एक कण का। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थ के मिलने से बने होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को देखते हैं। एक ही मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण, जल में नमक, जल में चीनी।
जिसकी बनावट समान होती है। एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण है। जल में नमक, जल में चीनी। जल में नमक और जल में चीनी किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। मतलब वैसा मिश्रण जिसमें पूरा पूरा सब चीज़ मिल जाए। मतलब अब जल में नमक मिला दिए तो उसको 10 भाग में भी बांटेंगे तो हर एक भाग का जो जल और नमक का अनुपात है सब में बराबर ही होगा। जल में चीनी मिला दिए तो जल में और चीनी का जो अनुपात है हर एक भाग में बराबर होगा। तो मतलब जो पूरी तरह से मिल जाता है और पता नहीं चलता है और हर एक भाग में बराबर मिल जाता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अदरवाइज विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वो ऐसा मिश्रण होता है जो मतलब समान रूप से नहीं मिलते हैं, वो आसानी से अलग किए जा सकते हैं या तो उसके मिलने के बाद अलग अलग कण में उसका अनुपात जो होता है अलग अलग होता है। जैसे विषमांगी मिश्रण को देखें, यहाँ सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन विषमांगी मिश्रण उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छलन। नमक और सल्फर, जल, तेल विषमांगी मिश्रण है। जैसे हम आसानी से समझाए, जैसे हम ले ले हाँ ये भी ले सकते हैं। जल और तेल आसानी से अलग किया जा सकता है। मतलब वैसा मिश्रण जिसको हम आसानी से अलग कर ले। जैसे बालू और कंकर। बालू कंकर एक तो हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा ये जब मिश्रण बनेगा, मान लो ये जो ढेर बनेगा बालू कंकर का, अगर इसको हम 2-3 भाग में बांट रहे हैं तो मालूम चलेगा कहीं इसमें बालू ज़्यादा है तो इसमें कंकर कम है, इसमें कंकर ज़्यादा है तो इसमें बालू कम है, इसमें बालू कम है तो इसमें कंकर ज़्यादा है। फिर इसमें और बांटे हम तो कहीं मान लो इसमें बालू ज़्यादा है, इस हिस्सा में इस हिस्सा ज़्यादा है, इस हिस्सा में क्या है कंकर कम हो गया। अभी इस हिस्सा में उल्टा हो गया है, ठीक। मान लो इस हिस्सा में मान के चले कंकर ज़्यादा हो गया और बालू कम। बालू कम यानी कहीं बालू कम कंकर ज़्यादा, कंकर कम बालू ज़्यादा, उल्टा हो रहा है कहीं कहीं। तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। लेकिन यही मिश्रण अगर पानी और पानी चीनी का होगा तो सब हिस्सा में पानी चीनी का अनुपात बराबर होगा। अगर इस हिस्सा में पानी ज़्यादा है चीनी कम है, वही अनुपात सब हिस्सा में होगा। वही अनुपात, वही बात सब हिस्सा में होगा। वही बात अनुपात पानी चीनी का सब हिस्सा में होगा तो क्या कहलाएगा? तो यह समांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब समांगी मिश्रण एक लाइन में अगर समझे तो उसमें जो मिश्रण का अनुपात होता है, ठीक, वो सब जगह समान होता है। उसके हर एक अंश में समान होता है, चाहे इस अंश में देखे, चाहे इस हिस्सा में देखे, चाहे इस हिस्सा में देखे, चाहे इस हिस्सा में। लेकिन विषमांगी मिश्रण में बात पलटता रहता है। अगर इस हिस्सा में देखे तो बालू ज़्यादा कंकर कम, इस हिस्सा में देखे तो बालू कम गया और कंकर ज़्यादा हो गया, फिर इस हिस्सा में देखे तो ठीक उल्टा कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला मिश्रण विषमांगी मिश्रण हो गया, ये वाला विषमांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण।
और उसके अब ये बालू कंकर को अलग अलग कर सकते हैं, भौतिक दृष्टि से पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ उदाहरण है। ये भी उदाहरण पूछता है जल और तेल किसका मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण का। ठीक, फिर भी पूछ सकता है नमक और सल्फर किसका मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण का। अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक विलयन। विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू और जल, सोडा और जल। नींबू जल मिला देंगे तो हर एक नींबू जल हर एक अच्छा से मिल जाएगा, और उसके हर एक कण में नींबू जल का वही अनुपात होगा जैसे चीनी पानी का था। सोडा जल का भी वही बात है। ठीक, नेचर में जो होता है, प्रकृति में जो होता है, ठोस विलयन भी मिश्र धातु होता है, गैसीय विलयन वायु में भी मिश्र धातु होता है। ठोस विलयन का भी मिश्र धातु होता है, गैसीय विलयन का भी मिश्र धातु होता है। नींबू जल स्वाद से ज़्यादा समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित है। तो इसीलिए विलयन क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसका हर एक कण, अगर इस भाग में भी अगर जल अधिक है तो इस भाग में जल अधिक है तो क्या होगा, नींबू कम होगा। जल अधिक है, सब हमेशा में वही है, नींबू कम है। जल अधिक है इस भाग में, नींबू कम है। जल अधिक है, नींबू कम है। जल अधिक है, नींबू कम है। तो जल अधिक नींबू कम हर एक हिस्सा में है। हर सब हिस्सा में, चाहे कोई हिस्सा उसका उठा ले, कोई कोना उठा ले, बात वही आएगा। तो इस टाइप को मिश्रण को ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अब विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है। विलयन बेसिकली दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है। ठीक, जिससे पानी में नमक डाल दिए और नींबू डाल दिए। ठीक, या तो पानी में नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो जो नमक चीनी पानी तीनों का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अनुपात कहने का उससे मतलब ये है, अगर 100 हिस्सा में मान लिया नमक चीनी पानी, मान लिया पानी 80 हिस्सा है, चीनी 10 हिस्सा है, और नमक भी 10 हिस्सा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा सब सब मिनिमम जो कटेगा तो क्या आएगा, ये 8, 10 मरतबे में 10 8, ये एक, यानी इसमें भी नमक चीनी पानी का जो अनुपात होगा, पानी चीनी नमक का क्या होगा, 8:1:1। इसमें भी वही अनुपात होगा, 8:1:1। इसमें भी वही अनुपात होगा, 8:1:1। इसमें भी नमक चीनी पानी का अनुपात होगा, 8:1:1। इसमें भी नमक चीनी पानी का तीनों का अनुपात होगा वही 8:1:1। यानी नमक चीनी पानी तीनों का अनुपात जो होगा, यानी पानी चीनी नमक, पानी, ये पानी चीनी नमक बोलना चाहिए, पानी चीनी नमक तीनों का अनुपात, पानी सबसे ज़्यादा है 8, चीनी नमक, सब हिस्सा में जब अनुपात निकाला गया तो बराबर बराबर है। यही एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और ये इसमें दो या दो से अधिक चीज़ मिलकर बनाया गया, तो इसे ही विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मतलब बराबर बराबर अनुपात में, हर एक उसके अंश में, बर्तन के किसी भी भाग से उठाकर नापे तो तीनों का अनुपात बराबर हो, तो उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, अभी प्रकृति में भी होता है, प्रकृति में ठोस विलयन का भी मिश्र धातु होता है, और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। ठीक, मिश्र धातु, ये मिश्र धातु नाम से ही लग रहा है, मिश्रण करके जो धातु बनाया गया है, मतलब ये दो या दो से अधिक चीज़ों को मिश्रण करके बनाया गया है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण सभी समझ लिए। समांगी मिश्रण भी समझना कि अगर कोई भी तीन, जैसे इसमें पानी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ये क्या, नमक
और चीनी और नमक का अनुपात जो है 8:1:1। इसमें भी पानी का अनुपात 8:1:1। इसमें भी पानी का अनुपात 8, नमक चीनी का अनुपात 1:1। इसमें भी पानी का अनुपात 8, नमक चीनी का अनुपात 1:1। पानी का अनुपात 8, नमक चीनी का अनुपात 8:1:1। यानी हर एक अंश में, हर एक कण में देखें तो अनुपात पानी पानी चीनी और नमक का वही है। तो अगर सब जगह बराबर हो हर एक पार्ट में तो उसी को क्या कहते हैं, सममांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु भी जो बनता है सममांगी मिश्रण की तरह ही होता है। चाहे ये धातुओं के सममांगी मिश्रण, धातु जो होता है सोना चांदी ये सब धातु है, और भी धातु होते हैं, ये सममांगी मिश्रण होते हैं। भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल में जिंक, जैसे हम लोग जो जाते हैं सोना के दुकान पे तो पूरा प्योर सोना नहीं रहता, सोना में कुछ अंश मिलाकर बनाता। उसी तरह जो पीतल जो लेते हैं, पीतल जो होता है उसमें जिंक लगभग 30% होता है और कॉपर मतलब तांबा, पीतल का जो वस्तु लेते हैं उसमें 30% जिंक होता है जितना लगभग, और कॉपर जो होता है 70%। तो पीतल किससे बना हुआ है, जिंक और कॉपर के मिश्रण से। यही हम बताना चाह रहे हैं कि जब दो चीज़ का मिश्रण, जिंक को मिश्रण किए कॉपर के साथ तो क्या मिला हमें, कॉपर क्या मिला, पीतल मिला। तो यही तो मिश्रण है, दो या दो से अधिक। यहाँ दो चीज़ कौन हो गया, यहाँ दो चीज़ हो गया, एक जिंक एक कॉपर, बना क्या, पीतल। मेरे पास बना क्या, पीतल। अब ये कैसे हम कह देंगे कि ये सममांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण ऐसे है कि इसके कोई भी छोटा कण को उठाएंगे, मान लिए जिंक पीतल का हमको प्लेट मिला, ठीक, कोई भी छोटा कण उठाएंगे तो इसमें जिंक जो है कितना है 30%, और पीतल कितना है, कॉपर कितना है 70%, और पीतल बन गया मेरा 100%। तो इस पीतल के प्लेट में कहीं भी देखेंगे तो जो मेरा जो जिंक होगा, ऊपर जिंक हो गया नीचे पीतल हो गया, ऊपर जिंक हो गया नीचे पीतल हो गया, जिंक हो गया पीतल का रेशियो अनुपात लिए तो जिंक हमेशा होगा कितना 70 हिस्सा, और जिंक हमेशा होगा, सॉरी जिंक हमेशा 30 हिस्सा, कॉपर हो गया। पीतल में देखेंगे तो जिंक इसमें हो गया, जिंक सब में कितना है 30 हिस्सा, यानी 30:70 का, 30:70 का, यानी काट देंगे तो 3:7 का। जिंक और कॉपर का जो अनुपात होगा सब हिस्सा में क्या होगा 3:7 का। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जितना भी पीतल का प्लेट है, तो इसीलिए जब सब में अनुपात बराबर है 3:7 तो क्या हो जाएगा, ये इसी मिश्रण को कह देते हैं सममांगी मिश्रण। सब में अनुपात बराबर हो, ठीक। अनुपात कहने का मतलब कि 3 हिस्सा, इतना प्लेट में भी अगर हम देखें, अगर पूरा प्लेट में भी देखें तो वही बात है, 3 हिस्सा जिंक का होगा 7 हिस्सा कॉपर का होगा। अगर छोटका प्लेट भी काट ले तो उसमें भी देख रहे हैं, अगर छोटका से छोटका अंश भी काटे तो उसमें भी देख रहे हैं 3 हिस्सा जिंक का और 7 हिस्सा कॉपर का है। तो इसी मिश्रण को क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण को बोला जाता है उसके हर एक छोटे से छोटे अंश में हर एक मिश्रित पदार्थ या हर एक मिश्रित धातु का अनुपात जो है बराबर होता है। चाहे इसमें इस छोटा कण में नापे, चाहे इस छोटा कण को हम ले ले, चाहे इस छोटा कण को ले ले, चाहे पूरे चादर को ही ले ले, तो सब में जिंक कॉपर का अनुपात 3:7 होगा। अगर ये अनुपात टूटा, इधर उधर हुआ तो वो मिश्रण विषमांगी फिर हो जाएगा, फिर सममांगी नहीं रहेगा, ठीक। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जैसे कोई विलयन बना, ठीक, ये विलयन बना, ठीक। अब इस विलयन में नमक और पानी है लिए, ठीक, ये पानी और नमक डाले तो पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, ठीक। दोनों से मिलकर क्या बना मेरा विलयन, नमक और पानी मिलाकर क्या बना, विलयन बना। क्या बना, विलयन, ठीक। अब नमक इसमें कम है, पानी क्या है ज़्यादा, तो जो ज़्यादा होता है,
ठीक, जो ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में विलीन में होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलायक। और जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलय। विलय। ठीक, तो इस कॉमन बात था, आराम से समझ। दोनों नमक पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। और इसमें जो कम मात्रा में है वो विलय, उसको हम लोग कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है विलायक है। वही बात ये लिखा हुआ है। अब उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यानी चीनी और जल, जल में चीनी मिलाए, चीनी क्या था? ठोस था, उसमें जाकर घुल गया। तो ठीक, इसी तरह बहुत सारा मिश्रण है। आयोडीन अल्कोहल का विलयन मिश्रण है, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसमें आयोडीन कम रहता है तो आयोडीन विलय हो गया अल्कोहल, मतलब पानी टाइप का शराब जो रहता है, शराब, शराब में आयोडीन नमक जो होता है आयोडीन का मिलाया जाता है, तो इसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। और जो आयोडीन जो होता है वो कम मात्रा में मिलाया जाता है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, तो अल्कोहल विलायक है। ठीक, वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अच्छा, जो हम लोग सोडा पीते हैं, कोक पीते हैं, उसमें क्या है? उसमें क्या है? जल है, बेसिकली जल है। जल जो अधिक मात्रा में है तो विलायक। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम लोग छोड़ते हैं वो मिला हुआ है बेसिकली, इसलिए कहा जाता है कोक नहीं पीने के लिए। जो कोक, जो कोको कोला या सोडा जो पीते हैं वो नहीं पीने के लिए इसलिए कहा जाता है। जो हम लोग छोड़ते हैं नाक से, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है किसमें? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें मिलाया जाता है? जल में। तो क्या बन जाता है? सोडा बन जाता है। ठीक, अब हम देखें वायु गैस में गैसों विलय विलयन है। अच्छा, गैस में गैस, अच्छा, जो वायु हम लोग रहते हैं, जो सांस लेते हैं, गैस में गैस मिला हुआ कैसे? तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक, अब नाइट्रोजन इसमें अधिक है और उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो हमारे वातावरण में ये पूछता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन 78, ये भी गैस है। और ऑक्सीजन 21%, ये भी गैस है। और दोनों इसमें मिला हुआ है, तो गैस में ही गैस मिला हुआ है, तो ये गैस में गैस का विलयन हो गया। और ये सबसे ऊपर वाला देखिए तो जल में ठोस चीनी मिला, तो जल और ठोस का विलयन हो गया। अब ये जल में जल मिला हुआ है, यहाँ जल में जल, ठीक, तो ये जल में जल का विलयन हो गया। अब इसमें देखिए सोडा जल, इसमें गैस, ये गैस जल में, मतलब जल में गैस मिला हुआ है, तो ये जल और गैस का विलयन हो गया। ठीक, अब विलयन का गुण देखते हैं। अब ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। जो ज़्यादा मात्रा में रहता है वो विलय, जो कम मात्रा में रहता, जो ज़्यादा मात्रा में रहता है विलायक, जो कम मात्रा में रहता है विलय। नाम में भी छोटा है, विलय कम, नाम में भी बड़ा है विलायक, इससे भी याद रख सकते हैं लिंक करके, जोड़ कर। ठीक, अब विलयन का गुण देखते हैं। विलयन क्या होता है? सममांगी, सममांगी मिश्रण तक 3 4 5 बता चुके हैं, क्लियर हो गया होगा। विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन का जो व्यास होता है बहुत छोटा होता है, वो अपने आँखों से नहीं देख सकते। ठीक, अपने आँखों से नहीं देख सकते। अब आगे देखते हैं। विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसीलिए विलयन, अच्छा, कोई विलयन जैसे नमक चीनी का घोल लिए, नमक चीनी और पानी का घोल लिए, वो विलयन बन गया, और उससे अगर प्रकाश की किरण को गुजारा जाए तो नहीं गुजरेगा। तो वही कह रहा है विलयन प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता। आगे देखें, छानने से विलयन अलग नहीं हो जाएगा। अगर नमक चीनी पानी मिला दिया गया तो उसे छानेंगे तो अलग नहीं होगा। तो वही कह रहा है छानन की विधि के द्वारा विलय के कण को, नमक चीनी को अलग नहीं किया जा सकता पानी से, विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को स्थान छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठेगा। यानी अगर उसको शांत भी छोड़ दिया जाए, नमक चीनी पानी को घोल कर, तो नमक चीनी पानी नीचे जाकर नहीं बैठ जाएगा।
वो विलय जो है नमक नमक और चीनी नीचे नहीं बैठेगा, पानी में मिला हुआ ही रहेगा, तो छोड़ दिया जाए फिर भी, तो इसीलिए वो बोला जाता है विलयन जो है, जो नमक चीनी पानी का घोल जो बन गया वो क्या है, अस्थाई है। हाँ, अब विलयन की सांद्रता सांद्रता बेसिकली उस पदार्थ में विलय पदार्थ की मौजूदगी कितना है, मतलब कितना ज़्यादा, अगर नमक चीनी पानी का घोल है तो उसमें कितना सांद्रता मतलब कितना चीनी मिलाया है, कितना अधिक से अधिक चीनी मिलाया गया या कितना कम से कम चीनी मिलाया गया, यही देखना, या कितना उसमें अधिक से अधिक जो नमक मिलाया गया, कितना कम से कम उसमें नमक मिलाया गया, यही देखना, उसी का सांद्रता कहलाता है। कम सांद्रता है या चीनी का उसमें कम सांद्रता है या ज़्यादा सांद्रता है, ठीक। अब विलयन का भी प्रकार होता है। विलयन में दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वैसा विलयन को कहेंगे जैसे कोई चीज़ की, कोई नमक जैसे हुआ, चीनी और पानी मिला दिए, चीनी और पानी में जितना अधिक से अधिक मिल सकता था, उसमें जितना अधिक से अधिक उतना उतना कटोरे पानी में चीनी मिल सकता था, हमने मिला दिया। अब उससे अधिक उसमें चीनी मिल ही नहीं सकता है। एक लेवल के बाद अधिक से अधिक जितना चीनी उसमें मिला डालते गए, अब एक समय ऐसा आया उसमें, उस विलियन में, उस पानी में अब चीनी मिलने का नौबत नहीं रहा, कुछ एक भी अंश चीनी उसमें अब नहीं मिल सकता। तो वैसा विलियन को क्या बोलेंगे, संतृप्त, मतलब तृप्त हो चुका है, मतलब पूरा पूरा उस विलियन में अब कुछ मिलने का गुंजाइश नहीं है, तो वैसा विलियन को संतृप्त विलियन बोलेंगे। अगर उसमें अभी भी कुछ मिलने का गुंजाइश है, उस पानी में चीनी का थोड़ा भी अंश मिलने का गुंजाइश है, तो वो अभी असंतृप्त है, यानी पूरा पूरा तृप्त नहीं हुआ, तो उसमें अभी मिलने का कुछ गुंजाइश है, तो उस टाइप के विलयन को असंतृप्त विलयन बोलेंगे। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। और पदार्थ नहीं घुल सकता है, यानी जो घुल गया, अब उसमें और पदार्थ नहीं घुल सकता है, तो संतृप्त विलयन। पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, अब इसमें कुछ नहीं घुलेगा, जो घुल गया। अब इसका उदाहरण जैसे होगा ज़्यादा चीनी वाला पानी, अब चीनी इतना मिला दी उस पानी में कि उसमें अब एक अंश चीनी का नहीं घुलेगा, तो इस टाइप का पूरा पूरा तृप्त हो चुका है, तो इस टाइप को विलयन को संतृप्त विलयन बोलेंगे। और असंतृप्त विलयन में और पदार्थ घुल सकता है, और चीनी उसमें मिलाएंगे तो घुल जाएगा, अधूरा भरा हुआ है, आसानी से घुल जाएगा, कम चीनी वाला पानी, तो इसमें और चीनी मिलाएंगे तो और चीनी भी घुलेगा, यानी ये भी विलयन पूरा पूरा तृप्त नहीं हुआ, पूरा पूरा तृप्त नहीं हुआ, तो असंतृप्त विलयन। अब आगे देखते हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी बात को किताबी भाषा में लिखा है कि दिए गए निश्चित तापमान, कोई अगर तापमान है, उसी तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, विलयन मतलब पूरा जो घोल हो गया चीनी और पानी का, उसमें विलय पदार्थ यानी और अधिक चीनी नहीं घुलेगा, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी वो विलयन तृप्त हो चुका है, उसमें अब कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, इसकी घुलनशीलता। अच्छा, जो विलय पदार्थ, विलय मतलब जो कम, विलय और विलायक, विलयन तो दोनों मिल गए तो विलयन, जो कम है विलय, तो चीनी जो है वह हाँ, अब विलय पदार्थ चीनी जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, मतलब इस जो टेम्परेचर पे, इस ताप पे विलयन में जो उपस्थित है, जो चीनी का मात्रा, वही उसकी क्या कहलाता है, घुलनशीलता कहलाती है, वही उसकी घुलनशीलता, मतलब कितना चीनी उसमें घुला हुआ, कितना विलय पदार्थ उसमें घुला हुआ है, वही उसकी घुलनशीलता कहलाएगा। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे, यानी विलय पदार्थ यानी चीनी के जो हम पानी में मिलाए और उसका मात्रा संतृप्तता मतलब पूरा पूरा चीनी अभी इसमें नहीं मिलाया गया हो, अभी कुछ चीनी उसमें और मिलाया जा सकता है, मतलब कुछ कण फिर भी वो अभी उसमें घुलेगा, तो इस टाइप के विलयन को वही असंतृप्त विलयन कहते हैं, जो कि पहले भी बता चुके ऊपर कि उसमें अभी कुछ भी कण मिलना बाकी है, शेष है, तो इस टाइप के विलयन को मतलब तृप्त नहीं हुआ, असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब पूरा पूरा मिल चुका है, उसमें तन को एको कण नहीं मिलेगा, तो तृप्त हो चुका है, तो वैसा विलयन को संतृप्त विलयन कह लेंगे।
और जो जितना चीनी उसमें घुला, यानी जितना विलय उसमें घुला उस पदार्थ में, तो वही उस विलयन में का घुलनशीलता कहलाएगा। ये सब याद करने वाला बात नहीं है, सब शब्द को ही ध्यान देने से सारा बात याद रह जाएगा। घुलनशील, संतृप्त, असंतृप्त शब्द में ही पूरा इसका जो है परिभाषा छुपा हुआ है। ध्यान से देखे तो अब ये देखते, ये लाइन में ही इसका उत्तर है, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, देखो यहाँ है ना विलय, सब में ऊपर विलय, विलय मतलब जो कम पदार्थ में चीनी, और नीचे हो गया विलयन मतलब चीनी पानी दोनों का घोल का द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब वो जो वजन जो होता है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, टोटल कुल द्रव्यमान गुने 100। विलय इसको बोलते द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, बोले निकालने के लिए। इसी तरह हम आगे देखें तो द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसी तरह जो चीनी घोले है विलय पदार्थ, उसका द्रव्यमान ले लेंगे, और विलयन जो चीनी और पानी का जो पूरा का आयतन है, जितना जगह छिका हुआ गिलास में, उसका माप लेंगे और गुने 100 कर देंगे, तो द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं विलयन के आयतन, विलयन के आयतन बटा आयतन प्रतिशत। विलय का विलयन के आयतन, विलयन का आयतन, विलय का आयतन अगर, हाँ अगर जैसे मान लिए नींबू और ये नींबू और पानी, नींबू और पानी, पानी दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया मेरा लिक्विड ही, लिक्विड लिक्विड हो गया। तो ये आयतन उसका भी, नींबू का भी जो आयतन होगा, 1 चम्मच नींबू पूरा उसमें जो रखेंगे उसका आयतन। ठीक, और पूरा गिलास पानी का जो जितना छेका वो आयतन, दोनों को का विलयन मतलब पूरा गिलास पानी, और इसमें इसी पानी में नींबू भी डाला हुआ है, ये पूरा का आयतन जितना जगह छेका वो, और 1 चम्मच बराबर जितना नींबू का रस जो जगह छेका वो, और गुने 100, गुना 100 तो सम में है। और जो ये बोल रहा है ये, ठीक, आयतन प्रतिशत, सब में विलय ऊपर है नीचे विलयन है, ये ध्यान रखना, सब में विलय ऊपर है, और जो आयतन बोल रहा था आयतन लगा देंगे। ठीक, एक उदाहरण के साथ देखते हैं। ये वो बिलियन है, बिलियन में क्या होता है, विलायक होता है, विलय होता है। विलय जो कम मात्रा में रहता है, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो विलायक नाम में भी ज़्यादा है और विलय नाम में भी कम है, इससे भी याद रख सकते हैं। विलय 3 अक्षर का, विलायक 5 अक्षर का। तो 320 ग्राम क्या किए, पानी लिए, जल लिए। ठीक, और उसमें 40 ग्राम क्या किए, नमक मिला दिए, तो विलय हो गया। ठीक, अब दोनों मिल गया तो क्या बन गया, विलयन बन गया, दोनों मिल गया। तो इसी तरह यहाँ विलय पदार्थ नमक द्रव्य अलग अलग लिखे रखा है, तो विलयन मिला, दोनों विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम, और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान 320 ग्राम, दोनों को जोड़ दिए तो 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 40, और अब विलयन, विलयन कहने का मतलब दोनों विलय प्लस विलायक, दोनों को जोड़कर कितना आया था 360, 40 बटा 360 गुने 100, गुने 100 तो सब में होगा प्रतिशत निकालने के लिए, जब होगा तो 11। अब हम लोग देखेंगे निलंबन, निलंबन, निलंबन को पढ़ेंगे। ठीक, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं विषमांगी। ठीक, विलयन समांगी मिश्रण था, जबकि निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में उसके हर एक कण में अनुपात, चाहे कोई भी कण ले ले, उसके हर एक कण में जो अनुपात है बराबर है। विषमांगी मिश्रण में जैसे बालू और कंकर का लिए था, अनुपात अलग अलग हो जाता है। अगर इसमें अनुपात अलग है, इसमें अनुपात अलग है, इसमें अनुपात अलग है, सब में अलग अलग अनुपात, तो ऐसा मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। हाँ, जिसमें विलय पदार्थ का कण घुलते नहीं है, इसमें विलय पदार्थ का कण घुलते नहीं है, पूरा पूरा नहीं घुलते हैं। ठीक, अब पानी में मन चला कुछ ऐसा चीज़ घुलाने का, पत्थर घुलाने का प्रयास किए, तो उसमें कुछ पत्थर का कुछ कण घुला घुला, कुछ नहीं मतलब घुला, मतलब बालू वाला पत्थर घुलाने का प्रयास किए तो कुछ कुछ उसका कण घुला, कुछ नहीं घुला। जैसे चूना घुलाने का प्रयास किए तो पूरा नहीं घुला, कुछ जाके नीचे बैठ गया, तो ये सब क्या हुआ, एक निलंबन का उदाहरण है। बल्कि माध्यम की समिष्ट में निलंबित रहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण वही होगा, पानी में चूना घुलाने का कोशिश किए, कुछ चूना मिल गया तो पानी उजला हो गया, कुछ चूना जाकर उसके नीचे बैठ गया, तो हम बल्कि माध्यम के समिष्ट में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखा जा सकता है, इसमें चूना जो है आंखों से देखा जा सकता है जो बैठ गया। निलंबन का गुण क्या होता है, अभी वो पढ़ेंगे।
निलंबन के गुण जो होता है ये एक बिस्मांगी मिश्रण है। बिस्मांगी मिश्रण पहले ही हम बता चुके हैं, कंकर और बालू का मिश्रण, ठीक। चूना और पानी का मिश्रण, पानी के हर एक अंश में चूना का वह मिश्रण नहीं होगा, कुछ नीचे वाला देखेंगे तो गाढ़ा होगा, जो बैठ गया होगा छोड़ देंगे तो, ठीक। और कंकर और बालू को भी देखेंगे तो हर एक हिस्सा में बांटेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जितना हिस्सा में बालू हो और उतना ही हिस्सा हर एक भाग में बालू हो। किसी हिस्सा में बालू ज़्यादा हो सकता है, किसी हिस्सा में कंकर ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार मिश्रण को बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। तो निलंबन के गुण धर्म में ही है कि निलंबन कैसा मिश्रण है, निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। अब बालू पत्थर में देखेंगे, मिलाएंगे तो बालू भी आँख से देखा जा सकता है, पत्थर भी आँख से देखा जा सकता है। निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। निलंबित कण प्रकाश के किरण को क्या करते हैं, यहाँ फैला देते हैं, ठीक। अब इसे शांत छोड़ दे तो मालूम चलेगा, शांत छोड़ दे तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाएगा, अर्थात निलंबन अस्थायी है, ठीक। और छानन विधि द्वारा इसे अलग भी कर सकते हैं, मिश्रण को पृथक भी किया जा सकता है। निलंबन का ये सब गुण है, नीचे ही बैठ जाएगा, छोड़ देंगे, मतलब अच्छा तरह से मिला नहीं, ये क्या अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई नहीं अस्थाई। अब छान कर भी इसको अलग कर सकते हैं, ठीक। और मिश्रण को अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक। अब देखते हैं कोलाइडल विलयन का उदाहरण। कोलाइडल विलयन, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण निलंबन में जैसा कण होता है उससे छोटा छोटा कण, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। किसमें, कोलाइडल में। निलंबन के अपेक्षा कोलाइडल में कणों का आकार छोटा होता है। अब यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध, निलंबन में कण छोटा छोटा होता है, निलंबन में की अपेक्षा कण, निलंबन में जो कण मिलता था वो कण बड़ा बड़ा होता था। बड़ा बड़ा कण वैसे होता था कि जैसे पानी हुआ, पानी में जो हुआ, पानी में अब क्या हुआ, कंकर हम मिला दिए, कंकर मिला दिए तो क्या हुआ, बड़ा बड़ा कंकर हुआ। तो बड़ा बड़ा जब कंकर हुआ तो वो निलंबन हो गया। लेकिन वही जब पानी में छोटा छोटा कण वाला कुछ पाउडर मिला दिए तो वो क्या हो जाएगा, उसको उस टाइप के विलयन को, जब पानी में बड़ा बड़ा कण मिला हो तो उस टाइप के विलयन को निलंबन कहेंगे। लेकिन जब पानी में जो छोटा छोटा जैसे पाउडर मिला दिए तो उस टाइप के विलयन को छोटा छोटा विलयन मिला तो कोलाइडल कहेंगे, कोलाइड कहेंगे, कोलाइड के कण कहेंगे, कोलाइडल विलयन कहेंगे, ठीक। और जब बड़ा बड़ा उसी में जब हो निलंबन कहेंगे, निलंबन वाला विलयन कहेंगे, ठीक। जब छोटा छोटा कण मिला हो तो उसे कोलाइडल कण कहेंगे, कोलाइडल विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलाइडल विलयन। वही बात यहाँ लिखा हुआ, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी लगता है कि समांगी है। पाउडर मिला देंगे इसमें, पानी में तो लगेगा समांगी है, लेकिन वास्तविकता में ये समांगी नहीं है, ये भी विषमांगी है। पूरा पूरा कहीं अगर, हाँ, इस कहीं पाउडर का कण देखेंगे नीचे बैठ गया हुआ है तो कहीं पानी में मिला हुआ है, इसलिए ये क्या है, विषमांगी है। पूरा पूरा नहीं मिला हुआ प्रतीत लगता है कि पूरा पूरा मिला हुआ समांगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तविक में ये कोलाइडल विलयन भी क्या है, विषमांगी है। जैसे दूध, इसका उदाहरण दूध है। दूध में देखेंगे तो कहीं गाढ़ा दूध है, कहीं जिसे छाली हो गया तो ऊपर वाला भाग गाढ़ा है, नीचे वाला भाग उतना गाढ़ा नहीं है, ठीक। कोलाइडल कण को छोटे छोटे आकार के कारण हम आँख से नहीं देख सकते। कोलाइडल कण के आकार छोटे छोटा होता है, इसलिए इसे हम आँख से नहीं देख सकते हैं। एक ये बात है। ये कण भी देखो, इसमें दूध कैसे प्रकाश की किरण को फैला दे रहा है। प्रकाश की किरण को आसानी से क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश की किरण को फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब इस जो प्रकाश का किरण फैलता है इसे हम टिंडल प्रभाव, टिंडल वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था प्रकाश की किरण को फैलाने का, तो ठीक इसलिए इसी के नाम पर रख दिया गया टिंडल प्रभाव। एग्जाम में पूछता है टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश की किरण को फैला देना ही टिंडल प्रभाव है। एक कमरा में छोटा छिद्र जो आता है, पूरा पूरा लगता है कि फैल कर प्रकाश आ रहा है, एक छोटा उस छिद्र से पूरा कैमरा में बहुत दूर तक मतलब छा जाता है उसका रोशनी, वो भी टिंडल प्रभाव ही है। एक पूरा फैलता है, एक छिद्र से पूरा प्रकाश फैल जाता है कैमरा में बहुत दूर तक, वो टिंडल प्रभाव। घना जंगल में भी देखेंगे तो टिंडल प्रभाव सूर्य के किरण से ही, मतलब कुछ ही किरण उस पत्ते की, बहुत सारा किरण पत्ता तो ढक ही लेता है घना जंगल में, लेकिन कुछ किरण के कारण पूरा लगभग जंगल भी रोशनी हो जाता है। वो टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। टिंडल प्रभाव ये देखो, टिंडल प्रभाव घना जंगल में कैसे सूर्य के किरण चारों ओर फैला हुआ है, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। मतलब एक छोटे कण से सूर्य के किरण चारों ओर फैल जाना, वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडल का कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण है।
ये परिक्षेपित परावस्था, परिक्षेपित परावस्था मतलब जो है वो कम हिस्सा, जब दो चीज़ मिलाएंगे तो उसमें कम हिस्सा कौन होगा, परिक्षेपित परावस्था। अब परिक्षेपण नाम में भी बड़ा है, परिक्षेपण माध्यम, माध्यम जो ज़्यादा होगा, जो जैसे दो चीज़ मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए चीनी पानी, जो कम होगा वो परिक्षेपित परावस्था, और जो ज़्यादा होगा परिक्षेपण माध्यम। जैसे कोहरा और बादल कुहासा जो देखते हैं उसमें गैस ज़्यादा है, जैसे वातावरण में हमारे क्या है, गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और उसमें कुछ द्रव मतलब कुछ पानी का बूंद आ गया, कम कम आ गया, कम ज़्यादा कौन है, गैस। तो ज़्यादा वाला ये है लिख दिए हुए स्पष्ट, और ये कम वाला है, तो एक बार देख लेना, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो जो लाइन लगा दी है वो उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे। द्रव में गैस का कोलाइड कण बनेगा तो क्या कहलाएगा, एरोसोल। और उसी तरह द्रव में द्रव मिलेगा तो क्या कहलाएगा, इमल्सन, ये भी पूछा चुका है। ठोस में द्रव मिलेगा तो क्या कहलाएगा, सोल, ये भी पूछा जा चुका है। ठोस में नहीं, द्रव में ठोस मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, जल, जैल, जैल। बेसिकली देखा जाए तो द्रव के साथ ही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर द्रव का छोटा कण है, यहाँ ठोस है, ठीक। और दूसरा देखिए यहाँ द्रव, इधर भी द्रव है, इधर भी द्रव है, इधर द्रव है, मतलब द्रव के साथ विभिन्न विभिन्न विभिन्न, अगर द्रव के साथ गैस मिले तो एरोसोल बनेगा। अगर द्रव के साथ मतलब गैस है पहले से बहुत ज़्यादा, उसमें जाके द्रव मिल गया तो एरोसोल बनेगा। द्रव अगर पहले से द्रव है फिर उसमें भी जाके द्रव मिल गया तो इमल्सन बनेगा। पहले से अगर ठोस है उसमें जाके द्रव मिल गया तो क्या बनेगा, जेल बनेगा। ये तीनों बहुत बार पूछा जा चुका है। और एरोसोल का उदाहरण है जैसे हमारे वातावरण गैस से बना हुआ है, उसमें जाकर कुछ द्रव का बूंद मिल गया तो कोहरा बन जाएगा, बादल बन जाएगा, कुहासा बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास पहले से द्रव है मतलब पानी है, उसमें जाकर कुछ मिल गया, वसा मिल गया, प्रोटीन मिल गया तो दूध बन जाएगा, ठीक, और फेस क्रीम बन जाएगा, ठीक। पहले से हमारे पास कुछ ठोस है, उसमें कुछ द्रव मिल गया, जैसे पनीर बन जाएगा, जेली बन जाएगा, मक्खन बन जाएगा, ये सब ठोस रहता है। उसमें हल्का पानी का अंश आ जाता है तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। ये तीन तो तुम याद ही रखना, ये बच्चों की बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, आगे भी पूछ ले, ठीक। और एक ये ठोस जब द्रव में जाकर मिलता है, ठोस और द्रव का जब मिश्रण होता है सोल बनता है, मैग्नीशियम मिल्क कीचड़, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। अभी हम लोग पढ़े कोलाइड क्या है, विषमांगी मिश्रण है, और कणों का आकार इतना छोटा है कि आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक, ठीक। जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तो नीचे बैठ जाता है, पानी में जब मिला हुआ रहता है तो नीचे बैठ जाता है आराम से। पानी थोड़ा और मतलब इसे चूना को छोड़ देंगे दिन भर तो मालूम चलेगा रात तक चूना का बहुत सारा कण नीचे बैठ गया है, अर्थात ये अस्थाई तल पर बैठता है, अर्थात ये अस्थाई होते हैं, यहाँ मिसप्रिंट है, अर्थात ये अस्थाई होते हैं, यहाँ होना चाहिए, अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं, अस्थाई होते हैं, ठीक। ये छन्ना विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि, हाँ, ये छन्ना विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। ये छान कर पूरा पूरा नहीं, सब मिल गया, उसमें कुछ मिल गया, दूध को हम छान कर उस हर एक दूध के कण को अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक विधि है जिसके द्वारा अलग किया जा सकता है। उस विधि का नाम है अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, ठीक। अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, ठीक। अब वही जो ऊपर पढ़ा है वही बात को ये सब लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए, ऊपर बताया जो, अब नीचे देखिए कोलाइडल विलयन की परिक्षेपित पर अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना हो। कोलाइडल विलयन परिक्षेपित पर अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षेपित कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षेपित परावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षेपित परावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी वही जो दो चीज़ मिला तो जो ज़्यादा होगा इसमें मिलने में, जो ज़्यादा होगा, ठीक, जिससे तो उसे क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। दूसरा आपने याद रह जाएगा, एक ही चीज़ याद रखो, दोनों याद करने पे कन्फ्यूजन होता है। एक चीज़ याद रहेगा तो ज़्यादा वाला याद रखो, कम वाला आपने जो होगा दूसरा परिक्षेपित हो जाएगा। परिक्षेपण माध्यम, ज़्यादा वाला हो क्या है, परिक्षेपण माध्यम। जो ज़्यादा होता है, मान लीजिए जल और पानी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, तो इसमें ज़्यादा जल हुआ तो जल जो ज़्यादा हुआ तो उसे परिक्षेपण माध्यम कहेंगे,
मतलब लिक्विड ज़्यादा होगा तो लिक्विड इस माध्यम के लिए लिक्विड क्या हो गया, जल और नमक ले लिए। जल क्या है, लिक्विड, नमक क्या है, सॉलिड। तो इस माध्यम के लिए क्या हुआ, लिक्विड परिक्षेपण हो गया। जो ज़्यादा रहता है वो परिक्षेपण, जो कम रहता है वो परिक्षेपित, जो कम रहता है परिक्षिप्त कण। ठीक, तो कम वाला याद नहीं रखना, ज़्यादा वाला याद रखना, कम वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। ज़्यादा वाला परिक्षेपण माध्यम। अब जो पढ़े वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये थोड़ा एक बार देख लेना, भौतिक रासायनिक परिवर्तन कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, जितना भी, ठीक, जितना भी तत्व हम लोग देख रहे हैं, ठीक, पीरियोडिक टेबल जो डिब्बा डिब्बा बनाकर पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक, जितना भी एलिमेंट तत्व देख रहे हैं उसके बारे में, उसमें कौन कितना शुद्ध है। फ्रांस के एक रसायन के, मतलब फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए, ठीक, जो रसायन शास्त्र के, एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए, ठीक, 1743 से लेकर 94 तक थे जिंदा। ठीक, सबसे पहले वो तत्व की परिभाषा दिए, तत्व की परिभाषा दी। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व में कोई धातु भी हो सकता है, कोई अधातु भी हो सकता है, कोई उपधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। ठीक, धातु प्राय, हाँ, अब उसमें कुछ धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा। तो धातु का गुण देखते हैं, धातु का क्या क्या गुण होता है। ठीक, धातु चमकीला होता है, जैसे सोना चमकता है। ठीक, चांदी जैसे सफ़ेद या सोना पीला। ठीक, धातु टेम्परेचर को भी सुचालक होता है, जैसे लोहा के इस छोर को गर्म करे तो वो छोर भी गर्म होगा। और विद्युत की चालकता भी सुचालक भी होगा, मतलब विद्युत उसके थ्रू करंट पास होगा। मतलब लोहा के क्षण में इधर करंट गुजारेंगे तो उस छोर पे भी करंट गुजारेगा। वैसे तो वायरिंग होता है, लोहा का छड़ हो गया, एल्युमिनियम का छड़ हो गया। ठीक, अब देखिए ये तन्य होता है, इसे खींच कर तार बनाया जा सकता है, इसीलिए तो इसे तार बनाया गया है। धातु तन्य होता है इसीलिए इसे तार बनाया गया है। और धातु को पीट कर चादर भी बनाया जाता है, तो पीट कर चादर बनाना आघात वर्धे कहलाता है। और तान कर तार बनाना उसे तन्य कहलाता है, नाम से ही है। तन कन्फ्यूजन इसी में था, तन और आघात वर्धे में। तो एक याद रखो, दूसरा अपने याद रखेगा। ये नाम से ही याद है, तार की तरह खींच कर तन्य बनाना तन्य होता है, और पीट कर चादर बनाना आघात वर्धे कहलाता है। जैसे पीट कर महीन चादर बनाना, जैसे चादर, जैसे चादरा वगैरह हम लोग रखते हैं खपरा के जगह पे, तो वही आघात वर्धे। जब पीट कर मेटल को बनाया जाता है उसे है आघात वर्धे कहलाता है। आघात मेटल मतलब धातु। ठीक है, तो जितना भी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इधर दो लंबा लंबा डिब्बा होता है, इधर एक छोटा डिब्बा होता है, फिर इससे जो रहता है, इसमें जो बक्सा में एलिमेंट तत्व रहता है। ठीक, इधर तत्व रहता है, इधर तत्व रहता है, और इधर तत्व रहता है। तो ये सब क्या है, बेसिकली तत्व है। क्या है, तत्व है। तो इसमें कुछ धातु होंगे, ठीक, कुछ अधातु होंगे, कुछ उपधातु होंगे। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु के इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं, उपधातु के इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं, मेटलॉइड। अब ये दोनों का, उपधातु में दोनों का अंश रहता है, धातु अधातु दोनों मिला रहता है। उपधातु में दोनों का अंश मिला रहता है, धातु और अधातु का। इसका संख्या बहुत कम है, धातु और अधातु दोनों का, अधातु। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सब धातु का उदाहरण हो गया। ठीक, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। ये पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो कम है, तो धातु, ऐसे धातु क्या होता है, ठोस होता है ज़्यादा करके, लेकिन ये द्रव हो गया। तो ये पारा जिसको मरकरी भी कहते हैं, मरकरी या पारा। ठीक, ये ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे क्या है, द्रव्य है। अब धातु पढ़ लिए, अधातु पढ़ते हैं।
अधातु वैसा होता है, धातु के सारा विपरीत गुण। अधातु विभिन्न रंग का होगा, ठीक। ये ताप और विद्युत का कुचालक होगा, अपने साथ विद्युत को नहीं पास करने देगा, इधर गर्म करेंगे तो उधर गर्म नहीं होगा, ठीक। चमकीले प्रतिध्वनि और आघात, हाँ, न तो ज़्यादा चमकीला होगा, न तो पीट कर उसको हम चादर बना सकते हैं। तो ये सब अधातु में हो गया। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आयोडीन, ठीक, कार्बन, कोल, ये सब, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या हो गया, अधातु का उदाहरण हो गया। अब कुछ तत्व जो है धातु अधातु दोनों के से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, ठीक। धातु का भी गुण है, अधातु का भी, बीज का गुण है, बीज के गुणों को मिलाकर दर्शाता है, जिन्हें उपधातु कहते हैं। जिसमें मेटोलॉइड, इंग्लिश में मेटोलॉइड, हिंदी में उपधातु कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 3 नाम याद रखना है, 3 ही नाम याद रखना है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो अपने कुछ उदाहरण दे देंगे, लेकिन उपधातु का ये 2-3 नाम याद रखना है, एक बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। अब ये दिखा रहा है कि जितना हम लोग तत्व है, लगभग 100 से अधिक तत्व भी है, जिसमें 92 में प्राकृतिक में 92 तत्व प्राकृतिक में है और कुछ मानव बनाए हैं, ठीक। अधिकतर तत्व इसमें ठोस है, अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर गैस है, ये बात याद रखना है। 11 तत्व कमरे के तापमान पे गैस है। 2 तत्व भी बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI पूछता है। 2 तत्व ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI पूछता है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलीलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ला सकता है। गैलीलियम ऐसा तत्व है जिसको हाथ पे रखेंगे तो गल जाएगा। गैलीलियम, सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ ही अधिक तापमान पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। यौगिक, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यौगिक, अब जो 2 या 2 से अधिक तत्व जैसे जो तत्व पढ़े, 2-3 को तत्व मिलकर एक क्या बना जाता है, और यौगिक बन जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना यौगिक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, समूह 1 द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन। यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में मिलाकर क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक। ये पढ़ लेना। एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है जो सड़ा हुआ अंडे के जैसा गैस देता है। हाइड्रोजन रंगहीन गैस है, ये भी पूछता है, गंधहीन भी है, ज्वलनशील भी है, ठीक, ये भी पूछता है, जो लगा दी। और मिश्रण यौगिक में अंतर पूछेगा तो ये ही लिख देना है। मिश्रण जो होता है, यौगिक जो होता है 2 तत्व, जैसे हुआ एक तत्व हो गया मेरा, मान लिए हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, तो 2 तत्व मिलकर क्या बना, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। तो एक तत्व हाइड्रोजन, एक तत्व क्लोरीन। यौगिक जो होता है तत्व की क्रिया करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है, ठीक। और इसमें अस्थाई होता है, जी मतलब अनुपात, जितना अनुपात हाइड्रोजन हो उतना ही अनुपात क्लोरीन, हर एक हिस्सा में, इस हिस्सा में भी, इस हिस्सा में, इस सब हिस्सा में, इसीलिए ये अस्थाई होता है, ठीक। इसका नया पदार्थ गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है, मतलब हाइड्रोजन का गुण कुछ और है, क्लोरीन, और यह HCl जो नया बना उसका गुण कुछ और ही रहेगा, ठीक। अब इसमें इसके विपरीत कुछ और तत्व जो है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण के लिए मिलते हैं, मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इससे नया यौगिक नहीं बनेगा। ये भी तो मिश्रण ही है, लेकिन इससे नया यौगिक नहीं बनेगा। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक, तत्व एक तत्व ले लिए और एक यौगिक ले लिए, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, ये ठीक। किंतु इससे किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होते हैं। मिश्रण संगठन परिवर्तनीय होते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। इसका जो गुण धर्म होगा, जैसे 2 चीज़ को मिला, ये और ये, तो ये मिला, तो ये दोनों का जो गुण धर्म होगा, यही इसका भी गुण धर्म मिलता जुलता रहेगा, लेकिन इसमें गुण धर्म पूरा बदल जाएगा। इसका परिवर्तन, मिश्रण संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब इसको छाँट सकते हैं, छाँट के अलग कर सकते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से, हाँ, इसको हम भौतिकी विधि के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, फिर से ये दोबारा पा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन इसमें कोई भी विधि प्रतिक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसमें जो एक बार बन गया HCl, तब रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसको भौतिक आराम से नहीं कर सकते,
इसको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधि प्रतिक्रिया द्वारा ही क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इससे भौतिक विधि द्वारा आसानी से इसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसे रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसके गुण मिलते हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। ठीक। पदार्थ ठोस शुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ में एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तत्व सबसे सरल होता है, एकदम सबसे छोटा मतलब होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जो पूरा तत्व है। ठीक। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब तत्व है। और यही 2-3 तत्व मिलकर एक यौगिक बन जाता है। ठीक। यौगिक बन जाता है। रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, अदरवाइज अलग इससे नहीं किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व मिलेगा तो H2O क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक। उदाहरण के लिए जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया आदि। ठीक। अब मिश्रण में पहले ही बता चुके, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण में विलयन के हर एक घटक समान में होता है। विषमांगी मिश्रण में हर एक घटक अलग होता है। जैसे इसमें बालू कंकर के मिलते, तो यहाँ बालू ज़्यादा कंकर कम, इधर उल्टा इसका हो जाएगा, कंकर ज़्यादा बालू कम, मतलब घटक अलग अलग, तो असमान संगठन। और समान संगठन तो समांगी, अलग अलग संगठन तो विषमांगी। उदाहरण बालू तथा नमक का मिश्रण। ठीक। यही उदाहरण भी है, तेल में जल। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब ये एक बार जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम अंडरलाइन कर लिए। एक बार अपने अभी तक क्या सीखा रिवीजन इस एक बार पढ़कर कर लेना है इसको। ठीक। ओके।